1 मार्च को मैथ का पेपर और हमें चाहिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज। तो अरे चिंता किस बात की, आपकी दीदी है ना आपके साथ। चलिए बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए जो 1 मार्च को आपका गणित का पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर के आई हूँ। सबसे पहला प्रश्न तो देखो हमारा यही से स्टार्ट होगा। वो क्या है कि सिद्ध कीजिए कि कौड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये देखो प्रश्न लगातार पूछा जाता है कई सालों से और आपकी परीक्षा में भी जरूर आएगा। बहुत ज्यादा अंतर देखो ये हो सकता है कि कौड़ी में 5 की जगह वो आपको कौड़ी में 3 दे देगा, कौड़ी में 3 की जगह वो आपको कौड़ी में 2 दे देगा, कौड़ी में 2 की जगह वो आपको कौड़ी में 7 दे देगा, कौड़ी में 7 की जगह वो आपको कौड़ी में 11 दे देगा। एग्जामिनर इससे ज्यादा कुछ नहीं देने वाला। जो भी आपके एग्जाम में पेपर आएगा वो यही आएगा, उसमें यही लिखा रहेगा कि सिद्ध कीजिए कौड़ी में 5 या कौड़ी में 3 या कौड़ी में 2 या कौड़ी में 7 या कौड़ी में 11 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी को हम क्या करेंगे, हम इसे सिद्ध करना शुरू कर देंगे। सबसे पहली बात तो देखो ये जान लो कि हम इसे सिद्ध करेंगे कैसे, हम इसे शुरुआत कैसे करेंगे। तो बहुत आसानी से हम इसका शुरुआत करेंगे। पहली बात तो ये बताओ कि आप लड़की हो या लड़का। दीदी आप हमसे ये क्यों पूछ रही हैं? अरे तो इसी प्रश्न को समझाने के लिए ताकि आपको परीक्षा तक याद रहे। देखो कैसे, अगर आप एक लड़की हो तो आप लड़की क्यों हो, और अगर आप एक लड़के हो तो लड़के क्यों हो। देखो अगर लड़की हो तो इसीलिए हो क्योंकि आपके अंदर लड़कों के गुण नहीं है, और अगर लड़के हो तो इसीलिए क्योंकि आपके अंदर लड़कियों के गुण नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ। अगर मैं देखो एक लड़की हूँ तो क्यों, क्योंकि मेरे अंदर लड़कों के गुण नहीं है ना। अगर लड़कों की तरह बन जाऊंगी तब तो मैं लड़की होती नहीं, मैं तो लड़का हो जाती। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम यही काम सबसे पहले करेंगे। सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। पहली बात इसे परिमेय मान करके चलो, पूरा एकदम जोर लगा दो परिमेय सिद्ध करने का। जब नहीं होगा तो बोल देना नहीं नहीं परिमेय नहीं हो रहा है, मतलब ये अपरिमेय है। मुझे आप पूरा जोर लगाओ लड़का साबित करने का, नहीं साबित हो पाऊंगी तो आप बोलोगे हाँ दीदी आप लड़की हो। तो इसी तरीके से इसको जबरदस्ती परिमेय सिद्ध करो, नहीं सिद्ध होगा तो बोल दो अपरिमेय है। कितना ज्यादा आसान है। तो सबसे पहले चलो इसको हल करना शुरू कर देते हैं। देखो गणित है तो उत्तर न डाल करके लिखना, उत्तर डालोगे समझ जाओ इंप्रेशन खराब हो जाएगा। क्या डालो, यहाँ पे डालो हल, उत्तर की जगह डालो हल। क्योंकि देखो गणित हिंदी अंग्रेजी थोड़ी ना है कि आप वो डालोगे, गणित है मैथ है, हल डाल करके लिखना शुरू करो ना। हल नहीं डालना चाहते सॉल्यूशन डाल के लिखना शुरू करो। ऐसे देखो हम सॉल्यूशन को भी लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या करो, हम विरोध में मान लेंगे। हम क्या करेंगे, विरोधाभास के अनुसार मानते हैं कि कौड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लो ऐसा हमें विरोधाभास हो रहा है, इसे ही मान लो। चलो शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ में कॉपी ले लो, लिखना चालू करो, एग्जाम तक अच्छे से याद रहेगा। चलो लिखो, क्या लिखो, विरोधाभास, विरोधाभास के अनुसार। दीदी विरोधाभास क्या होता है? जब आपको नहीं पता कि वो परिमेय है कि अपरिमेय है तो विरोधाभास के अनुसार उसे परिमेय मान लो। विरोधाभास के अनुसार माना, क्या माना हमने कि कौड़ी में 5 जो है, कौड़ी में 5 एक परिमेय, कौड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या मान लेंगे कि कौड़ी में 5 जो हमारा है उसे हम परिमेय मान लेंगे। पूरा जोर लगाकर इसे परिमेय साबित करने की कोशिश करेंगे। अब देखो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं वो होंगी जिन्हें हम p/q के रूप में यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं।
तो इसीलिए क्या करो कि जो हमारा कॉडी में 5 होगा इसे हम P बटे Q के बराबर भी तो लिख सकते हैं। अरे इसी को तो परिमेय संख्या बोलते हैं जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर परिमेय होगा तो P बटे Q के रूप में भी हो जाएगा। जहां पे PQ क्या रहेगा यहाँ पे ये भी लिख दो, ये लिखो ऐसे, जहां P तथा Q, PQ को भी तो कुछ मान लो, P तथा Q सह अभाज्य, P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। देखो जब सहभाज्य संख्याएं होंगी तो ये जो हमारा Q होगा ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अरे जब 0 के बराबर कर दोगे Q को तो ये कहाँ से परिमेय संख्या बनेगा, तो Q को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और चूंकि ये सहभाज्य संख्याएं हैं तो जो हमारे P और Q का HCF होगा, P और Q का HCF केवल 1 होना चाहिए, यानी कि बस 1 से ही कटना चाहिए। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो दोनों पक्ष हमारे दिए हैं इन दोनों का हम वर्ग कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, देखो इसे सिद्ध करने का तरीका है, आगे आपको पता चलेगा कि हम इसका वर्ग क्यों कर रहे हैं। देखो क्या करो, यहाँ पे लिखो दोनों, ये देखो हमारा पहला पक्ष है, ये दूसरा पक्ष है, तो यहाँ पे लिखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करो कैसे, देखो ये कॉडी में 5 है हमारा, इज इक्वल टू P बटे Q है, तो इसका भी ऐसे वर्ग कर दो, इसका भी ऐसे वर्ग कर दो। कितना आसान है वर्ग करना, वर्ग करो। देखो जो 5 होता है यहाँ पे देखो, ये जो हमारा 5 होता है ना, इसे हम कॉडी में 5 गुणे कॉडी में 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, पढ़े होगे ना, बहुत आसान है। तो देखो जब कॉडी में 5 गुणे कॉडी में 5 करोगे, स्क्वायर का मतलब क्या है कि कॉडी में 5 का कॉडी में 5 पे फिर से गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू, जब P का स्क्वायर करोगे तो यहाँ से हमारे P स्क्वायर निकलेगा, बटे में Q का स्क्वायर करोगे तो यहाँ से हमारे Q का स्क्वायर निकल जाएगा। अब देखो क्या करो, Q स्क्वायर के इधर भेज दो, 5 को इधर नीचे भेज दो। नहीं समझ में आ रहा है, बटे में 1 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे करो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको देखो हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कैसे, देखो यहाँ पे करो, Q स्क्वायर को यहाँ लेकर के आओ, हो जाएगा हमारा 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू, 1 का गुणा P स्क्वायर में करोगे, P स्क्वायर 10 का 10 बना रहेगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा कि Q स्क्वायर जो यहाँ से होगा, ये P स्क्वायर हमारे पास पहले से ही है, 5 यहाँ गुणा के रूप में है, इधर भेज दो भाग के रूप में, Q बराबर P स्क्वायर बटे 5 निकल गया। पहले एक काम करो, इसको नोट डाउन करो तो फिर हम आगे देखते हैं, रुको, देखो इतना हो गया हमारे पास। अब मैं इसको ना थोड़ा अच्छे से उधर करके लिख देती हूँ, ठीक है, इस एक को मैं इरेज कर देती हूँ, आप लोग वरना वैसे ही लिख दोगे ना, तो देखो ऐसे कर दिया। इसके बाद यहाँ से Q स्क्वायर का मान हमारे पास क्या निकला कि P स्क्वायर बटे में 5, P स्क्वायर बटे में 5 निकल गया। अरे Q स्क्वायर को यहाँ भेजो, 5 को उसकी जगह पे भेज दो, भाई तुम्हारा जगह हम ले लेते हैं, हमारा जगह तुम ले लो, बहुत आसानी सी बात है। फिर इसको क्या करो, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, और इसे याद रखना कि हमारा समीकरण 1 क्या है, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे में 5 है, ठीक है, इतना नोट डाउन करो, फिर हम इसके आगे देख लेते हैं। चलो थोड़ा सा साइड में हट जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम इसके आगे भी तो करेंगे। देखो तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो इसके आगे कर लेते हैं। समीकरण को याद रखना, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे में 5, ठीक है, यहाँ से हम इसको इरेज करना चालू करेंगे,
इरेज कर देंगे, फिर मैं आप लोग को अच्छे से इसके आगे बताती हूँ। समीकरण को बस याद रखना बेटा, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे में 5 है। प्रश्न को भी इरेज कर दे रही हूँ, प्रश्न की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। देखो जो हमारा समीकरण निकला था क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे में 5, मान लो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ वरना आप लोग भूल जाओगे ना। यहाँ पे समीकरण था हमारा क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे में 5। यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये देखो जो पी स्क्वायर है मतलब पी गुणे पी है ना, तो देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है, समीकरण एक था हमारा, तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि समीकरण एक जो है इसमें पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। अरे 5 से तो इसमें भाग चला जाएगा ना, अगर पी स्क्वायर में चला जाएगा तो पी में भी चला जाएगा, बस उसी को हम लिख देंगे। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे समीकरण एक के अनुसार, समीकरण एक बना था ना ये हमारा, साथ साथ में लिखते हुए चलो। समीकरण एक के अनुसार क्या है हमारा, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। ठीक है, अगर मान लो पी स्क्वायर 5 से हमारे विभाजित है तब क्या होगा, इसीलिए पी भी, जो हमारा पी होगा, पी भी 5 से विभाजित, पी भी 5 से विभाजित होगा, इसीलिए जो हमारा p होगा वो भी 5 से विभाजित होगा। अब देखो p के जगह पे हम थोड़ा सा मान लेंगे, थोड़ा सा कुछ भी मान लो सिद्ध करने के लिए। देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा मान लो, माना क्या, माना कि p बराबर मान लो, हम मान लेते हैं 5r। अब r मान लो, r के जगह m मान लो, r मान लो, m मान लो, a मान लो, n मान लो, अरे कुछ भी मान लो, मानना ही तो है। और अगर गणित पढ़ते हो तो मानना तो पता ही होगा। तो 5 को हम देखो 5r मतलब p को हम 5r के बराबर मानेंगे। अब यहाँ पे r क्या होगा, तो यहाँ पे लिख दो कि जहाँ r कोई पूर्णांक है, r को हम कोई पूर्णांक मान लेंगे, r कोई पूर्णांक है। ठीक है, r को हमने कोई पूर्णांक मान लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो p का मान है इसे हम समीकरण एक में रख देंगे। ये समीकरण एक था ना हमारा, तो यहाँ पे लिखो p का मान समीकरण एक में रखने पर, p का मान समीकरण एक में रख दो। समीकरण एक देखो यहाँ पे मैंने लिख करके रखा है, क्या है कि क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे में 5 है। अब इसमें p का मान रख दो। मान कैसे रखोगे, क्यू स्क्वायर देखो हमारा जस का तस बना रहेगा। ठीक है, p के जगह पे देखो 5r रख दो। 5r तो हमने p के जगह पे रखा है, बटे स्क्वायर तो इसके ऊपर हमारा है ही, बटे में 5 है। अब इसका गुणा कर दो, यहाँ से क्यू स्क्वायर जो हमारा निकलेगा वो जब 5 में 5 का गुणा करोगे तो 25 आ जाएगा, और r का स्क्वायर करोगे r स्क्वायर आ जाएगा, बटे में 5 तो है ही हमारा। अब देखो 5 से ये वाला 25 कट जाएगा ना, यहाँ से 5 बचे 25 कट जाएगा, तो ये जो क्यू स्क्वायर का मान निकलेगा ये निकलेगा हमारे 5r स्क्वायर। 5r स्क्वायर निकल गया। अब देखो 5r स्क्वायर में से हम r का मान निकालेंगे। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, क्यू स्क्वायर देखो यहाँ पे ऐसे जस का तस बना रहेगा ना, क्यू स्क्वायर हमारे जस का तस बना है। देखो यहाँ पे 5 हमारे मल्टीप्लाई के रूप में इधर भेज देंगे, हमारे डिवाइड के रूप में चला जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू में हमारा आर स्क्वायर सेम बना रहेगा ना, तो यहाँ पे हो गया। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2, इसे मान लो समीकरण नंबर 2।
ठीक है, इतने को नोट डाउन करो फटाक से। समीकरण 1 देखो हमारा यहाँ पे है, समीकरण 2 निकला है हमारे क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर आर स्क्वायर। इतने को नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बगल में हट जाऊं, फिर इसके आगे हम देखेंगे। बस इसके आगे हमारा आखिरी स्टेप होगा और वो सिद्ध हो जाएगा। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, इसके आगे हम देखेंगे। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर दूं, बस ये समीकरण को याद रखना, ठीक है, बस ये समीकरण को आप लोग को याद रखना है। समीकरण क्या है हमारा, क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर आर स्क्वायर। देखो सेकेंड वाला ये हमारा देख लो, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, भूलना मत, और आप लोग मत लिख देना ना। ये हमारा पहला समीकरण है। सेकेंड वाला क्या था हमारे पास, क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर आर स्क्वायर था सेकेंड वाला। सेकेंड वाले के नीचे ये लिखो, सेकेंड वाले से हमें इतना, देखो आप लोग को नहीं लिखना, इतना मत लिखना ना, ये बस मैंने लिखा हुआ है याद रखने के लिए, वरना फिर हम लोग भूल जाएंगे। इतना आप लोग को नहीं लिखना है, ठीक है। देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जैसे पहले वाले में पी स्क्वायर हमारे 5 से विभाजित था, वैसे ही दूसरे वाले में भी क्यू स्क्वायर हमारे 5 से विभाजित है, तो इसीलिए क्यू भी हमारे 5 से विभाजित हो जाएगा। तब हम यहाँ पे लिखेंगे, जितना लिखे थे ना उसी के नीचे से लिखिए कि समीकरण 2 के अनुसार, समीकरण 2 के अनुसार हमारा क्या है कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर हमारे 5 से विभाजित है, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए हम लिख देंगे यहाँ पर कि जो हमारा क्यू होगा, इसीलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा, इसीलिए क्यू भी हमारे क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अब जब देखो समीकरण 2 से हमें ये पता चल गया कि क्यू भी 5 से हमारा विभाजित हो गया, ठीक है। तो समीकरण 1 से भी तो हमें यही पता चला था ना, अपनी कॉपी में देखो कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित था और पी भी हमारे 5 से विभाजित था। तो इसीलिए समीकरण 1 और 2 से हमें क्या पता चला, समीकरण 1 और 2 से हमें ये पता चलता है कि क्यू जो है ये देखो मतलब 5 जो है वो क्यू को भी विभाजित कर रहा है यहाँ पर, और पी को भी विभाजित कर रहा है। तो हम इसी को लिख लेंगे, हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमें पता चलता है कि ये 5 जो है वो क्यू तथा पी, या फिर आप पी तथा क्यू दोनों लिख सकते हो, पी तथा क्यू दोनों का गुणनखंड है, पी तथा क्यू दोनों का क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। देखो हमारा जो हमने इसे माना था पी क्यू को सभाज्य संख्या, तो एचसीएफ तो उसका बस 1 रहना चाहिए ना, स्टार्टिंग में ही हमने माना था, लेकिन यहाँ पे तो 5 भी तो आ गया जो पी क्यू दोनों को विभाजित कर दे रहा है। तो इसीलिए ये क्या है कि ये हमारी अवधारणा का विरोध करता है, ये हमारी अवधारणा का विरोध करता है, क्योंकि हमारी अवधारणा में तो पी क्यू का एचसीएफ केवल 1 ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो 5 भी विभाजित कर दिया ना, समीकरण 1 और 2 से हमें पता चल गया। इसीलिए अतः नहीं, आप इसके पहले ये भी लिख लो
ये हमारी अवधारणा का विरोध करता है क्यों करता है? क्योंकि जो P और Q था हमारा, क्योंकि P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं हैं तो अवधारणा का तो हमारे विरोध हो गया। अतः लास्ट में देखो निष्कर्ष यही निकलेगा कि जब ये परिमेय नहीं सिद्ध हो पाया, अगर आप लड़की नहीं सिद्ध हो पाए तो आप लड़के बन गए ना। तो इसीलिए अतः क्या निष्कर्ष निकला कि कौड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके पहले आप ये भी लिख सकते हो कि अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कौड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे भी आप लोग को सही लगे वैसा लिख लो। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हमारा तो सिद्ध हो गया। देखो ये हमारा सिद्ध हो गया और हमारी वीडियो भी पूरी हो गई। तो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इतने आसान तरीके से समझाया मैंने, ऐसा तो किसी ने नहीं समझाया होगा। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइल।